चलिए क्लास 11th, नया टॉपिक न्यूक्लियस। ठीक, तुमको पता है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस इज एक्चुअली रेगुलेटरी पावर ऑफ द सेल, या रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस विच रेगुलेट ओवर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक, तो ये रेगुलेट कर रहा है ओवर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। एक्चुअली कैसे रेगुलेट करता है? तो इट इज हैविंग जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए या जेनेटिक मटीरियल इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क एंड क्रोमोसोम which actually regulate protein synthesis and all the activities of body are based upon protein। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसको हम रेगुलेटरी पावर कह सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो अभी तक तुमने जितना पढ़ा है बायो के नाम पर, उसमें आपने देखा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल में भी 1, 2 और इवन न्यूमरस, और कुछ सेल्स ऐसी भी हैं जिनमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक, 9th क्लास में तुमने पढ़ा कि जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं दे आर यूनी न्यूक्लिएट, या 9th में ही आपने स्लाइड बनाई थी स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो स्क्वेमस एपिथेलियम की भी जो सेल्स थी वो यूनी न्यूक्लिएट थी। ठीक, नंबर ऑफ न्यूक्लियस में भी मोर देन वन ऑल्सो, दैट इज न्यूमरस या मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का आपने एग्जाम्पल पढ़ा है स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स और मल्टी न्यूक्लिएट। दो और एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, एक एंडोस्पर्म जो प्लांट का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। और एक और टर्म हम याद रखेंगे यहाँ पर, टैपिटम। टैपिटम क्या होता है? पॉलन सैक के अंदर, एंथरलोप जानते हो, एंथरलोप में पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं टैपिटम। तो टैपिटम इज ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर? टैपिटम, एंडोस्पर्म और स्ट्राइटेड मसल्स, ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ अबाउट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस। देन बाइन्यूक्लिएट, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? ये आप पढ़ेंगे जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो एक होता है मेगा न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या जनरल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ए न्यूक्लिएट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एक मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज आर विदाउट न्यूक्लियस, और दूसरा प्लांट सेल में आपने फ्लोएम में पढ़ा है सीड ट्यूब्स आर विदाउट न्यूक्लियस। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जिसमें से ये टैपिटम, एंडोस्पर्म या इवन बाइन्यूक्लिएट, पैरामीशियम, तुम्हारा ए न्यूक्लिएट, मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज और सीड ट्यूब्स, ये सारे तो मेडिकल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, सेम एज दैट यू हैव डन इन क्लास 9th, जिसमें देयर इज अ डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच का जो गैप कहलाता है उसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इनके बीच का ये जो स्पेस हो गया वो हो गया पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटरप्टेड बाय न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होंगे जिनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रख रही है। ठीक, पार्टीशन बना रही है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि न्यूक्लियर पोर क्या कर रहा है? यहाँ आसपास साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ जाए या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ जाए, दैट इज रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियर पोर। ठीक,
एक और चीज ध्यान रखना, बुक में नहीं दिया है, न्यूक्लियर पोर के साइज को रेगुलेट कर सकते हैं और रेगुलेशन इज डन बाय अ स्ट्रक्चर, यहीं पर रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एन्युलस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियर पोर कैन बी रेगुलेटेड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एन्युलस। ठीक, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये किन चीजों को बाहर भेजे, किन चीजों को अंदर आने दे, उसको कंट्रोल कर सकता है बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म दैट हैज वेरियस एंजाइम्स। इज इट क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के दो तुम्हें मेन बात याद रखनी है, न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस भी कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस क्यों? जैसे न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक, तो न्यूक्लियोलस के लिए दो बातें, एक न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियोलस के अंदर दो चीजें बनती हैं, एक राइबोसोम और दूसरा हम कह सकते हैं राइबोसोमल आरएनए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए खासतौर से अगर तुमसे पूछा जाए साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम तो भी न्यूक्लियोलस, और साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए तो भी न्यूक्लियोलस। एक नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दिया है, अ सेल व्हिच इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस मे हैव बिगर न्यूक्लियोलस और मोर देन वन न्यूक्लियोलाई। अब क्यों? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर हो रहा है? राइबोसोम पर। जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा उतने ज्यादा राइबोसोम चाहिए होंगे। राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करेगा? न्यूक्लियोलस करेगा। तो सेल्स व्हिच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन protein synthesis have bigger nucleolus or more than one nucleoli. This is an important question. Clear? इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर इज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। जब तक सेल का डिवीजन नहीं होता है, सेल इज एट रेस्टिंग स्टेट, उस समय तक जेनेटिक मटेरियल होता है इन फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। क्लियर? बट व्हेन सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, फाइन, उस समय क्रोमैटिन नेटवर्क चेंजेस इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यू कैन से, द जेनेटिक मटीरियल बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। ये जो उलझा हुआ क्रोमैटिन नेटवर्क है ये अपने आप को सुलझाकर प्रॉपरली अलाइन कर लेता है, प्रॉपरली सिस्टमैटिक फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेता है ताकि बराबर बराबर डॉटर सेल्स में इसको बांटा जा सके। तो दैट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इजीली किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ठीक, तो दो पॉइंट, जब सेल नहीं डिवाइड कर रही है तब जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा, जब सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर होगी तब क्रोमैटिन नेटवर्क चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम में। ठीक, क्रोमोसोम का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स। इस वाले फिगर में देख लेते हैं हम, ये जो ग्रीन वाले पार्ट है दे आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स। तो वन पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स joined together at centromere. Is it clear? So each chromosome consists of one pair of chromatid joined together at centromere. ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। कुछ क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के अलावा दो और गांठ जैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पीछे का जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ज़ैट क्रोमोसोम। फाइन,
और वो क्रोमोसोम जिनमें सैट क्रोमोसोम प्रेजेंट है उनको हम कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे सैट क्रोमोसोम का जो सैट पार्ट है, इसमें मतलब ये एग्जैक्टली हमको हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, सब बच्चे सीआईडी देखे हुए हैं, तो जब सीआईडी देखते थे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बार बार बात होता था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दो लोगों के डीएनए कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट हम पढ़ेंगे होमोजाइगोटिक ट्विंस। बट सैट क्रोमोसोम एक्चुअली जब हम डीएनए की मैचिंग कराते हैं दो लोगों में तो हमेशा सैट क्रोमोसोम वाले पार्ट की मैचिंग कराई जाती है, इसलिए हम इन क्रोमोसोम्स को मार्कर क्रोमोसोम भी कहते हैं। Is it clear? तो satellite chromosomes are marker chromosomes which are used for DNA fingerprinting। ये एक additional information आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब हमने कहा each chromosome consists of one pair of chromatid joined together at centromere। Clear? chromatid के centromere के दोनों तरफ chromatids की लेंथ, ये है chromatid और ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्रोमैटिड की लेंथ बराबर है या नहीं है या कितना वेरिएशन है, उसके बेसिस पर हम क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर हम कहें तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड रिलेटिव लेंथ ऑफ क्रोमैटिड। क्लियर? क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। इफ सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर and the length of chromatid is same on both the side, then such chromosomes are called as metacentric। ठीक, if one chromatid is slightly bigger than the other one, then that is called as submetacentric। एकदम फिगर से साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर सेंट्रोमियर बीच में है, दोनों तरफ क्रोमैटिड का लेंथ बराबर है। यहाँ पर सेंट्रोमियर इसके दोनों तरफ, एक तरफ क्रोमैटिड थोड़ा बड़ा है, एक तरफ क्रोमैटिड थोड़ा सा छोटा है, इसको हमने कह दिया सब मेटासेंट्रिक। इसमें एक तरफ क्रोमैटिड ज्यादा बड़ा है और एक तरफ ज्यादा छोटा है, इसको हम कह देंगे एक्रोसेंट्रिक। क्लियर? और ये फोर्थ फॉर्म जिसमें एक ही तरफ क्रोमैटिड प्रेजेंट है, दूसरी तरफ एब्सोल्युटली रिड्यूस्ड है, इसको हम कह देंगे टीलोसेंट्रिक। क्लियर? टीलो को टेल से याद रख लो, जैसे टेल एक्सट्रीम एंड पर होती है, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर इज एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द क्रोमैटिड, इसको हम कह देंगे टीलोसेंट्रिक। एक चीज अगेन जो आपकी बुक में नहीं दी है और इंपॉर्टेंट है, दैट इज शेप ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को फोल्ड करोगे तो ये है सेंट्रोमियर और ये क्रोमैटिड। जो मेटासेंट्रिक है दैट विल गिव वी शेप। इज इट क्लियर? जबकि जो सब मेटासेंट्रिक है दैट विल गिव एल शेप, एक्रोसेंट्रिक विल गिव जे शेप और टीलोसेंट्रिक विल गिव आई शेप। क्लियर? ये शेप्स इंपॉर्टेंट हैं। अभी जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तब तुमको बताएंगे कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज एंड द शेप कैन बी बेस्ट स्टडीड इन एनाफेज। बट ये अभी आप 11th क्लास के लिए खास तौर से ये बहुत ज्यादा अभी जरूरत, मतलब इस चैप्टर में हमको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब हम आपको दोबारा शेप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे। क्लियर?